गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जैसे देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इन ए रैंडम टॉस ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉइन वी आर नॉट श्योर ऑफ गेटिंग हेड और टेल। हम जब कोई एक यूनिफॉर्म कॉइन है हमारे पास, उसको टॉस करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम सिर्फ अनसर्टेनिटी के साथ, सिर्फ मतलब एक पॉसिबिलिटी के साथ हम ये बोल सकते हैं कि इस थ्रो में जब हम फर्स्ट टाइम कॉइन को थ्रो करेंगे तो मे बी हमें क्या मिले, हेड मिले, या मे बी हमें टेल मिले। तो हम वो चीज़ किसके साथ बोलते हैं, अनसर्टेनिटी के साथ बोलते हैं। हमारे पास वो जो आउटकम है हेड या टेल का, वो सर्टेन नहीं होता। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, ए मैन्युफैक्चरर कैन नॉट एसरटेन द फ्यूचर डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट विद सर्टेनिटी। अब कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका फ्यूचर डिमांड कितना हो सकता है, बट एक वो प्रिडिक्टिव वैल्यू निकालता है। ठीक है, जैसे वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देख के कि पास्ट में उसकी सेल कितनी हुई है, कितनी डिमांड थी, उसको देख के वो सिर्फ एक क्या करता है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देखता है कि वो प्रिडिक्ट करता है कि कितनी सेल उसकी फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, तो वो सर्टेनिटी नहीं होती, वहाँ पे भी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। क्या पता उसने सोचा हो कि मेरे पास डिमांड 50 आइटम्स की आएगी और उसके पास आए कितनी, 40 आइटम्स की आई या फिर 60 आइटम्स की आए, तो वो एक सर्टेन वैल्यू नहीं मिलती हमें। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू निकालते हैं वहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये है कि प्रोबेबिलिटी वो साइंस है जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कब, जब वो रिस्क को भी कैलकुलेट करती है विद इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी एक डिसीजन मेकिंग वाली साइंस है। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले ये रिस्क कैलकुलेट करती है किसके फेस में, अनसर्टेनिटी के फेस में, और वहाँ से हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी को मीज़र कौन कर सकता है, प्रोबेबिलिटी मीज़र कर सकती है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देती है किसको, अनसर्टेनिटी को। जो कौन देती है न्यूमेरिकल वैल्यू, अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी देती है। तो यहाँ से देखो, प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये हम डेफिनेशन कर चुके हैं। या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ए न्यूमेरिकल मीजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्रोवाइडेड बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो अनसर्टेनिटी है, जैसे कि फ्यूचर डिमांड हमारी कितनी हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, बट उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देती है कौन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉइन, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं। या फिर ये एग्जाम्पल हो गया कि देयर आर 80% चांस दैट इंडिया विल विन द मैच। तो यहाँ पे जो 80% है, 80% क्या है, ये अनसर्टेनिटी है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी बताती है कि हम 80% चांस है कि हम मैच जीत सकते हैं, और 20% चांस क्या है कि हम मैच हार सकते हैं। बट ये अनसर्टेनिटी है, क्या पता हम उस टाइम पे जब ये बोल रहा है कि हमारे पास इतनी प्रोबेबिलिटी है, 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि हम मैच जीत सकते हैं, पर उस टाइम पे हम क्या हो जाए, मैच हार जाएं, तो वो सिर्फ क्या है, एक अनसर्टेनिटी की मीजर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये अनसर्टेनिटी की कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 80%। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आती है हमारी बेसिक, वो देखो, सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में है, फिर हम बुकिश लैंग्वेज करेंगे। इफ़ वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, परफॉर्म कराते हैं, तो हमें आउटकम पता होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, बट हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आउटकम पहले अपीयर होगा, सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। जैसे कि जब हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें आउटकम पता है कि हेड या टेल में से ही आउटकम होगा। हमारे दो ही आउटकम है, या तो हेड या टेल। बट यहाँ पे हम ये जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारे फर्स्ट टॉस में हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो वो क्या होता है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ़ वी परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट एंड ऑल आउटकम्स आर नोन, हमें पता होता है आउटकम क्या क्या होंगे, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट विच वन आउटकम विल अपीयर फर्स्ट with certainty. These type of experiment are random experiment. Second example होगा throwing dice।
जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें पता आउटकम क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट सर्टेनिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि जब फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5, इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो, इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द आउटकम इज नॉट यूनिक but may be any of the possible outcome, then such an experiment is called an random experiment। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट या ट्रायल कंडक्ट करते हैं आइडेंटिकल कंडीशन में, ठीक है, जैसे हम एक कॉइन है उसी को बार बार टॉस कराए जा रहे हैं, बार बार टॉस करा रहे हैं, तो आइडेंटिकल कंडीशन क्या होगी कि हम कॉइन को टॉस करा रहे हैं और आउटकम जो आएगा वो यूनिक नहीं आएगा, बट वो कौन सा आउटकम होगा, उन्हीं पॉसिबल आउटकम्स में से होगा जो उस एक्सपेरिमेंट के हैं। जैसे कॉइन का कराया तो वो क्या होगा, हेड या टेल, यूनिक नहीं है बट उनमें से ही कोई पॉसिबल आउटकम होगा। देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये हम इनके एग्जाम्पल हम कर ही चुके हैं, जैसे डाइस का हो गया या फिर कॉइन का हो गया, या फिर हम कार्ड के बारे में कर सकते हैं, जैसे पैक ऑफ कार्ड है उसमें 52 कार्ड्स हैं। तो अगर हम कोई भी कार्ड ड्रॉ करते हैं, जब हम कार्ड डेक ऑफ कार्ड में से कार्ड ड्रॉ कोई भी कार्ड निकालते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कौन सा कार्ड होगा, बट होगा कौन सा, उन्हीं 52 कार्ड्स में से कोई कार्ड होगा, ठीक है। सेकेंड है आउटकम। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन आउटकम। हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे कॉइन को थ्रू किया है, टॉस किया है, सॉरी, जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, हेड और टेल, तो वो क्या है, हमारा आउटकम होता है। थर्ड है हमारा ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल और इवेंट क्या होता है, तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायल। मतलब कि हम कोई कॉइन को टॉस करा रहे हैं, उस कॉइन को टॉस कराना हमारा क्या है, ट्रायल है, ठीक है। और जब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराने के बाद जो हमें आउटकम मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस कराया, वो हमारा ट्रायल हो गया। टॉस कराने के बाद हमें क्या मिला, आउटकम हेड मिल गया, तो हेड हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। टेल मिला तो टेल हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट होगा। तो ये ट्रायल और इवेंट है। तो यहाँ से देखो, एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्या होता है, ट्रायल होता है। एंड आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम आर द इवेंट्स। और जो आउटकम आते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम आता है वो क्या है, इवेंट है। ये हम कॉइन का एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। डाइस में भी यही है, जब हम किसी डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमारे पास 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। उन 6 फेज में से कोई भी एक आउटकम, जैसे 6 आया, 6 अपीयर हो रहा है हमारे टॉप पे, तो वो 6 क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं इवेंट हमारे। एक होता है सिंपल इवेंट, दूसरा होता है कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है, व्हेन वी थ्रो डाइस देन आउटकम 1 2 3 4 5 6 आर सिंपल इवेंट। जब हम किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 में से कोई भी अपीयर हो रहा है, तो वो हमारा सिंपल इवेंट है, ठीक है। सेकेंड होता है कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट। जो कंपोजिट इवेंट होते हैं ना हमारे, उनको हम डीकम्पोज कर सकते हैं सिंपल इवेंट में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई डाइस थ्रो की है तो उसमें इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर कब कब मिल सकते हैं हमें, 1 3 5, तो ये इवेंट हो गया ओड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। अब इसमें से ये सिंपल, ये तो कंपोजिट इवेंट आ गया क्योंकि ये कंबाइंड इवेंट है किनका, ओड नंबर्स का। सिंपल कैसे बन सकता है, 1 3 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, सिंपल इवेंट्स। तो इवेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे लिखा है इवेंट हमारे सिंपल और कंपाउंड या कंपोजिट होते हैं, यहाँ पे ये पूरी डेफिनेशन इसकी है। फोर्थ हो गया हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस, ठीक है। हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट क्या क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कॉइन टॉस किया है तो उसके 2 एग्जॉस्टिव इवेंट है, वो क्या है, हेड और टेल,
ठीक है, डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसके कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, वो क्या हो गए उसके एग्जॉस्टिव इवेंट। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट और केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन देर आर 2 एग्जॉस्टिव केसेस। जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल हमारे 2 क्या हो गए एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 हमारे क्या हो जाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। कार्ड को अगर कि कोई कार्ड डेक ऑफ कार्ड है उसमें से अगर 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो जो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होंगे वो क्या आ जाएंगे 52C2, कॉम्बिनेशन निकल जाएगा उनका। ठीक है, अब यहाँ देखो 5th हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, फेवरेबल इवेंट्स और केसेस। फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आफ्टर परफॉर्मिंग एन रैंडम एक्सपेरिमेंट वी गेट द डिजायर्ड आउटकम इज फेवरेबल इवेंट। अगर हमें डिजायर्ड आउटकम मिलता है तो वो क्या होता है हमारा फेवरेबल इवेंट होता है। जैसे कि इन थ्रोइंग ए डाइस द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गेटिंग सम ऑफ 5। हमने डाइस थ्रो की है और हमारा फेवरेबल जो केसेस हैं वो क्या होनी चाहिए 5 का सम होना चाहिए। तो वो फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे हमारे 1 4 4 1 2 3 3 2 एंड, तो ये कितने फेवरेबल केसेस हो गए हमारे 4। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जब हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा रहे हैं तो जो हमारा डिजायर्ड आउटकम आएगा, जो आउटकम हमें चाहिए वो क्या है हमारा फेवरेबल इवेंट है। The number of cases favorable to an event in a trial is the number of outcome which entail the happening of the event। ठीक है, जो क्या इंटेल करते हैं कि उस इवेंट की हैपनिंग हो रही है। एग्जाम्पल हम यहाँ कर चुके हैं, ये डाइस वाला हमने कर लिया। यहाँ पे देखो, इन ए कार्ड ऑफ फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्रॉइंग एन एस। जब हम किसी एस को ड्राइंग करते हैं एस की कार्ड में से, तो 4 होती है ना उसके फेवरेबल केसेस, क्योंकि हमारे पास 4 ही के होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे वहाँ पे 4 क्या हो गया उसका फेवरेबल आउटकम हो गए, मतलब फेवरेबल इवेंट्स हो गए। या फिर हमें स्पेड निकालना है तो उसके कितने हो गए 13, या फिर हमें रेड कार्ड निकालना है तो उनके कितने हो जाएंगे 26 फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जब एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट की हैपनिंग को क्या कर दे नेग्लेक्ट कर दे या प्रीक्लूड कर दे या एक्सक्लूड कर दे, वो क्या होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटिबल if the happening of any one of them precludes the happening of all other, if no 2 or more of them can happen simultaneously in the same trial। मतलब कि जब हम किसी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे किसी भी इवेंट की हैपनिंग होती है, ठीक है, किसी भी इवेंट की हैपनिंग वो दूसरे इवेंट की हैपनिंग को क्या कर दे नेग्लेक्ट कर दे, मतलब 2 इवेंट हमारे एक साथ अक्कर नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, तो जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ही आउटकम होते हैं, हेड और टेल। तो जब हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो हमारे पास दोनों के दोनों आउटकम एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अगर हेड आया तो उसने किसकी हैपनिंग को नेगलेक्ट कर दिया, टेल की हैपनिंग को। टेल आया तो उसने किसकी हैपनिंग को नेगलेक्ट किया, हेड की। तो इनमें से दोनों के दोनों इवेंट एक साथ अक्कर नहीं हो सकते, वो 1 by 1 होंगे। ठीक है, डाइस में भी ऐसे ही है, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके 6 फेजेस होते हैं, 1 और 6, 1 to 6 तक। तो अगर हम फर्स्ट टाइम जब उसको थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फेज आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 में से कोई एक। 6 के 6 तो साथ में नहीं आ सकते हैं, तो इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब आता है इक्वली लाइकली इवेंट। Outcomes of trial are said to be equally likely if taking into consideration all relevant evidence, there is no reason to expect one in the preference of the other। इस जो हमारा इक्वली लाइकली इवेंट है उसको हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली अक्कर हो जाएं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि और यहाँ पे कोई रीज़न नहीं होता कि हम एक इवेंट को, मतलब जो अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड या टेल।
तो हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हमारी चॉइस ये हो कि हमारा जो फर्स्ट आउटकम आए फर्स्ट थ्रो में, जब हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो फर्स्ट टॉस में हमारे पास हेड आना चाहिए या फिर टेल आना चाहिए। तो ये कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि हम किसी एक आउटकम को प्रेफरेंस दें, ठीक है। उन दोनों के हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी, मतलब हेड की भी 1/2 है तो टेल की भी 1/2 है, वो क्या हो जाते हैं इक्वली लाइकली, ठीक है। उनकी हैपनिंग क्या होगी, इक्वल होगी। इन ए रैंडम टॉस ऑफ एन अनबायस्ड और यूनिफॉर्म कॉइन हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन थ्रोइंग एन अनबायस्ड राइट ऑल द 6 फेजेस आर इक्वली लाइकली टू कम, तो ये हो गया हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। अगला है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इफ हैपनिंग ऑफ द वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट। जैसे एक इवेंट हो रहा है वो दूसरे इवेंट की हैपनिंग को अफेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कॉइन है, कॉइन फर्स्ट एंड कॉइन सेकंड। कॉइन फर्स्ट को हमने टॉस किया तो क्या मिला हमें आउटकम, हेड मिला। कॉइन सेकंड को टॉस किया तो क्या मिला, टेल मिला। तो ये जो कॉइन फर्स्ट की जो आउटकम मिला हमें हेड, ये इस टेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, नो इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो गया कि एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट की हैपनिंग को अफेक्ट ना करे, वो हो गया हमारे क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे जब हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकेंड टॉस या थर्ड टॉस। जब किसी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉस में हमें हेड मिल गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकंड टॉस में टेल मिले, वो हेड ही हो सकता है या टेल भी हो सकता है। थर्ड टॉस में भी वो हेड ही हो सकता है। तो वो एक दूसरे की हैपनिंग को क्या नहीं कर रहे, अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। वो एक दूसरे की हैपनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, वो कोई भी हैपनिंग हो सकती है। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, सेकंड हमारा डिपेंडेंट इवेंट है, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर। मतलब अगर एक इवेंट हैपेंड हो रहा है तो वो दूसरे इवेंट की हैपनिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे, जैसे हमारे पास कोई डेक ऑफ कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने 13 स्पेड क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। तो उन 13 स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिलेक्ट करने की, 13/52। फिर उन 13/52 में से हमने एक कार्ड को क्या किया है, ड्रॉ किया है। मतलब 13 स्पेड में से एक कार्ड हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13C1/52C1, यही होती है ना, ऐसे ही निकालते। तो वो क्या हो जाती है, 13/52। अब हमने वो कार्ड जो ड्रॉ किया था उसको रिप्लेस नहीं कराया। अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बच गए, 51। तो जब हम उन 51 कार्ड्स में से कोई कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर स्पेड ही ड्रॉ करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 51। तो ये क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंट इवेंट हो गया। उसके बाद आपका जो लास्ट एक टॉपिक था, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट हमने पढ़ा यहाँ से कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है जब ए और बी कोई 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास, तो जो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ए गिवन बी, वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब कि अगर हमारे पास, एक सेकेंड, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकालते हैं ए कंडीशन बी, वो किसके हो जाएगी, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। हमें पता है कि अगर हम डिपेंडेंट इवेंट होता है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, यही होता है ना हमारा। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो जब हम करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट का केस करते हैं तो उस टाइम हमारी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगी, जब हमारी कंडीशनल इंडिपेंडेंट के केस में क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाती है, अनकंडीशनल ऑफ सेकंड इवेंट के। तो ये किसके, ये वाली जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड। जब सेकंड में हम फर्स्ट वाली पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी के या ए के, कुछ भी लगा सकते हैं हम, दोनों केसेस हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इक्वल टू ए भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ से ये अगर ए पुट किया हमने तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है। इसी तरीके से जब हम पेयर वाइज लेते हैं तो पेयर वाइज में क्या होता है, यहाँ पे तो हमारे कितने हमारे पास इवेंट थे, ए और बी, दो ही इवेंट थे ना, ए एंड बी। अब पेयर वाइज में क्या होते हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं उनका पेयर होता है। कंसीडर एन इवेंट A1 A2 AN डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ AI ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। These events are said to be pairwise independent if every pair of two event is independent in the sense of the definition। अब उनको पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे हम, अगर द इवेंट A1 A2 AN आर सेड टू बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ J इक्वल टू क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ J, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर हमारे पास 3 इवेंट है A1 A2 A3 तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कैसे होंगे वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब तीनों का लेंगे, पेयर करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 करेंगे क्योंकि हमें पेयर निकालना है, ये क्या हो जाएगा A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। फिर हम क्या करेंगे, A2 इंटरसेक्शन A3, ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। तो ये क्या होती है हमारी पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये आपका पेयर वाइज इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक था।